नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाला आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस और सिटी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वॉइस की क्लास नंबर जो है हमारी फिफ्थ नंबर की आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 4 क्लास कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने बेसिक के साथ साथ कुछ रूल्स जाने जिनका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। जी गुड इवनिंग। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। गुड इवनिंग जी। तो अब तक हमने ये जाना है कि बेसिक क्या था, उसके अलावा कुछ रूल्स हमने देखे। जैसे कि कल की अगर बात करें तो हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखे, इसके अलावा मॉडल्स वाले जो वाक्य होते हैं उनको कैसे चेंज करते हैं। इसके अलावा हमने ये जाना कि आखिर डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस जो होते हैं उनको पैसिव वॉइस में किस तरीके से बनाया जाता है। ये जी मैंने कहा ये सारी चीजें हमने अब तक देखी है। दूसरा, डबल ऑब्जेक्ट में अगर प्रायोरिटी की बात करें तो सबसे पहले किसको देंगे आप? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। एक तरह से यूं कह सकते हैं, एक तरह से लिविंग कह सकते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट भी उसको हम बोल सकते हैं। ये तो मैंने मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि उसको पहले प्रायोरिटी हम देते हैं अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो, क्योंकि ऐसा एक दो बार हुआ है शायद स्टेनो के एग्जाम में। यहां तक सब कुछ साउंड ठीक आ रही है? आगे वाला पॉइंट लिखिएगा, प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होने वाले लिखिएगा। मैंने कहा प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होने वाले होने वाले सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। प्लीज या जो काइंडली आते हैं, जिनके मतलब जिनका सेंस निकलता है एक तरह से रिक्वेस्ट के सेंस में, ये निवेदन करने के सेंस में। ये तो देखो इसका पैसिव कैसे बनता है। ये इसमें क्या करते हैं, जब भी कोई सेंटेंस अगर प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो और आपको ये कहा जाए कि उसका पैसिव बनाना है ये, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन शब्दों को तो हटा देते हैं, प्लीज और काइंडली वाले, और इनकी जगह हम क्या यूज करते हैं, एक तरह से ये यू आर रिक्वेस्टेड। तो देखिएगा, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, प्लीज हेल्प मी इन ट्रबल। प्लीज हेल्प मी इन ट्रबल। एक सेंटेंस हमने लिखा, प्लीज प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ये दो सेंटेंस हमने लिखे और इनका पैसिव बनाने का बहुत सिंपल है ये, तो ये क्योंकि छोटी क्लासेस से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ये, और बनता बस सीधा सा सिंपल सा तरीका यही है कि आप इसको बना दो कैसे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और इन शब्दों को आप क्या करेंगे, हटा देंगे और बाकी का ऐसे कैसे रख देंगे, यानी कि हेल्प मी इन ट्रबल। इसका क्या बन जाएगा, टू हेल्प मी ट्रबल। और इसका कैसे बनेगा, मैंने कहा इसका बन जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये इस तरीके से बनेगा, मतलब बहुत सिंपल है। इन शब्दों को आप हटा देंगे और वहां यूज कर देंगे किसका, यू आर रिक्वेस्टेड टू का। बोर्ड पे कंप्लीट इधर आ रहा, ठीक है।
जब आप ये सेंटेंस दोनों लिख लें तो मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं वो देखिएगा। ये लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा और पहले भी काफी बार पूछा गया है। ये आपके पास में ये दो यहां लिखे हैं, मैं एक तीसरा सेंटेंस लिख रहा हूं ये, और मैं ये पूछूंगा कि वो सेंटेंस सही है या गलत है। आई रिक्वेस्टेड टू हिम, ये ए है, और बी है आई रिक्वेस्टेड हिम। इन दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, यह आपको बताना, ए और बी में से। आई रिक्वेस्टेड टू हिम होगा या आई रिक्वेस्टेड हिम होगा। नोट कर लिए हैं तो ये बताइएगा कि इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी जो टीसीएस का पैटर्न चल रहा है ना, ये उसमें कई पेपरों में देखने को मिला है। कोई कह रहा है ए सही है, कोई कह रहा है बी सही है। देखो सही कौन सा है, दोनों में से एक सही, ये क्लियर, ये कंफर्म है, दोनों में से एक सही है, और ये एरर के रूप में पूछ लेता है ये। रिक्वेस्ट वर्ब, जब रिक्वेस्ट का यूज हम पैसिव वॉइस में करते हैं, ये मैंने कहा, जब रिक्वेस्ट वर्ब का यूज हम पैसिव वॉइस में करते हैं तो इसके साथ तो देखो यहां प्रेपोजिशन कौन सा लगाते हैं, तो लगाते ही लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टू लगाते ही है ये। मैंने कहा टू लगाते ही है ये, किसके साथ में, देखो ये पैसिव वॉइस के अंदर है ये यहां एक्टिव वॉइस में है ये। जब रिक्वेस्ट वर्ब का यूज एक्टिव वॉइस में होता है तो इसके साथ में यहां हम टू का यूज नहीं करते हैं। मैंने कहा जब रिक्वेस्ट वर्ब का, ध्यान रखना, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न का है, क्योंकि अभी हमने एक 15 रुपए वाली एक सीरीज चलाई है ये, तो उसके जो सॉल्यूशन मैं बना रहा हूं, ये जो लिख रहा हूं एक तरह से ये, तो उसमें पता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पॉइंट से रिलेटेड उठे ये। मतलब मुझे हर पेपर में लगभग एक दो क्वेश्चन देखने को मिले। मतलब हर पेपर की नहीं कह रहा, मतलब एक एग्जाम की बात कर रहा हूं। मान लीजिए जैसे सीएचएसएल का कोई एग्जाम हुआ है तो उसमें जितने शिफ्ट में एग्जाम में पेपर आए हैं ये, उन सब में मिलाकर मुझे लगभग हर पेपर में एक क्वेश्चन देखने को मिला, और वो क्या मिला पता है, ये कि देखो टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आती है ये, और वो क्या कर रहा है हमेशा ही, मतलब एक तरह से टू के साथ में सेकंड फॉर्म कर दे रहा है ये बहुत जगह पूछा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कई जगह ये। तो रिक्वेस्ट वर्ब का यूज जब एक्टिव वॉइस में होता है तो उसके साथ टू नहीं आता, क्या टू का यूज नहीं होता, ये डायरेक्टली ही आएगा, मतलब टू का यूज करते ही नहीं है हम ये रिक्वेस्ट वर्ब के साथ में। अच्छा टू ही नहीं, किसी और प्रेपोजिशन का भी यूज नहीं करेंगे जब इसका यूज हम एज ए एक्टिव वॉइस में करेंगे। तो ये एक्टिव वॉइस है, वो पैसिव वॉइस है, इसलिए वहां वो टू सही है। यहां तक पॉइंट क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, तब तो मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, क्योंकि एरर में उठाएगा ऐसा क्वेश्चन ये, और वहां बच्चे को क्या दिमाग में यही आता है, ओ यू आर रिक्वेस्टेड टू, टू सही है, नहीं, पैसिव और एक्टिव दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेगी वहां पर, ये एरर में पूछ लेता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा, अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। अगर आप आने वाला एग्जाम, मान लीजिए, मैं मानता हूं सीजीएल मेंस का, या यूं कह सकते हैं सीएचएसएल का, तो यकीन मानिए जो मैं पॉइंट अब लिखा रहा हूं उन वो क्वेश्चन किसी ना किसी की शिफ्ट में फंसना है ये। लिखिएगा आप ये, इट इज टाइम से, इट इज टाइम से स्टार्ट होने वाले, ये कंफर्म मान के चलिए किसी न किसी की शिफ्ट में आएगा ये। इट इज टाइम से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से
पैसिव वॉइस में बदलना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। ये इट इज टाइम से जो सेंटेंस स्टार्ट हुई है, क्या स्ट्रक्चर इसकी होगी वो हम जानेंगे सबसे पहले। ये पहले एक बार हेडिंग डाल लीजिएगा आप। देखिए इसकी एक्टिव की स्ट्रक्चर क्या होगी, पैसिव की क्या होगी, ये अभी आप नोट मत करिएगा। हम ऐसा करते हैं, एक सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी स्ट्रक्चर बना देंगे कि क्या बनती है। वैसे स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें एक पॉइंट जरूर है ऐसा ही, जैसे कि मैंने लिखा इट इज टाइम टू डिसाइड आवर एम। ये एग्जाम में पूछा हुआ है। और एक और लिख लेते हैं जो अभी लेटेस्ट पूछा हुआ, बार बार रिपीट होता रहता है। इट इज टाइम टू टेक टी, टू टेक टी। ये दो सेंटेंस आपके पास में यहां पर लिखे हुए हैं और इनका हमें पैसिव बनाना है। ये तो देखो, इसका पैसिव बनाने का एक सुंदर तरीका क्या होता है, ये इसमें हम क्या करते हैं कि इस इट इज टाइम को तो हम ऐसे कैसे रख लेते हैं ये, और ये आपको एरर के रूप में भी फायदा करेगा, ध्यान रखना ही। इट इज टाइम, ये फिर हम क्या करते हैं, यहां लगाते हैं फॉर। ये है इसमें एक याद करने वाली चीज, ये यहां क्या आता है, फॉर। इट इज टाइम फॉर, फिर आएगा इसका ऑब्जेक्ट यानी कि आवर एम, ठीक है, और फिर बनेगा पैसिव यहां से, यानी कि टू बी डिसाइडेड। इसका जो पैसिव बनता है ना, ये इसमें याद करने वाली चीज क्या रहती है कि मैंने कहा ध्यान रखना, इट इज टाइम की जगह अगर इट इज राइट टाइम या हाई टाइम भी आ जाए और ऐसे स्ट्रक्चर हो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली, तो उसका भी वैसे ही बनेगा। ये फिलहाल देखिएगा, मैंने कहा इट इज टाइम फॉर, ऑब्जेक्ट को लाना है, फिर उसके बाद यहां से पैसिव बनेगा इसका। ये तो ये चीज इसमें याद करने वाली होती है, फॉर वाली। ये अब बोले कि जी क्या इसको रटेंगे, नहीं। ग्रामर को देखो, सीखने का सुंदर तरीका क्या है, प्रैक्टिकली प्लस प्रैक्टिस। मतलब ये दोनों चीजें जो है ना, ये यही आपको ग्रामर सिखा सकती है। बाकी अगर आप रटना चाहेंगे तो रटते जाएंगे और भूलते जाएंगे। ये अच्छा तरीका क्या है कि हम इट इज टाइम से रिलेटेड ही तीन चार क्वेश्चन कर ले तो वो दिमाग में वैसे ही फिट हो जाए। जैसे कि लिखा है आपके पास सेकंड सेंटेंस, जो सेकंड है रटना नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि ऐसे कैसे रिपीट होता है एग्जाम में बार बार। ये इट इज टाइम फॉर, फिर टे को उठा दो यहां से, फिर टू बी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर क्या बनी, पहले यहां से ही हम देख लेते हैं ये, और ये रूल बना देते हैं हम ऐसे कि इट इज टाइम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन कह सकते हैं या हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ये जो आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। ये फिर उसके बाद होगा क्या कि पैसिव बनाते समय इट इज टाइम, इसका तो बन नहीं सकता, ये बनेगा किसका, बोलेगी जी यहां से बनेगा ये। और इसमें क्या ऐड कर देते हैं, ये एक चीज ऐड करते हैं, वो है फॉर प्लस टू बी प्लस वर्ब की, अच्छा एक मिनट रुकिए, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ये आ ही चुका, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये पैसिव बनता है इसका। ये और ये, तो इस तरीके से इसका पैसिव बनेगा। ये जैसे इट इज टाइम है तो उसको आप ऐसे कैसे लिखेंगे, फिर फॉर आवर एम टू बी डिसाइडेड, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। इन दोनों का आप लिखिएगा एक बार, और जब आप इनको लिख लें तो मैं एक सेंटेंस नीचे लिख देता हूं, शायद हाँ दिख जाएगा आपको। इट इज टाइम टू हेल्प
द नीडी। आप इसका अपनी नोट, जो भी आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं उसके अंदर इसका बनाएंगे कि आप किस तरीके से बनाएंगे इसका। इट इज ए टाइम टू हेल्प द नीडी, इसका पैसिव बनाइए। इट इज टाइम टू हेल्प द नीडी। नीडी यानी कि जो जरूरतमंद है। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कैसे बनेगा इसका? मैंने कहा इट इज टाइम, इट इज टाइम फॉर द नीडी टू बी, एक हाँ सही है, हेल्प्ड, फॉर द नीडी टू बी हेल्प्ड। ये बनेगा इस तरीके से। यहां तक नोट कर लिए हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम आगे वाला रूल स्टार्ट करते हैं ये। ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्यों को इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाले, ये वो सेंटेंस है जो हम 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ते हुए आए हैं ये। ठीक है, सेंटेंस लिखने हैं पहले, फिर इसका देखते हैं कैसे स्ट्रक्चर बनेगी। हमने लिखा दे आर गोइंग टू, दे आर गोइंग टू बिल्ड a एयरपोर्ट। ये आपके पास में एक सेंटेंस ऐसा लिखा है और इसका पैसिव क्या बनेगा ये पॉइंट है। देखो नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसमें पता है एग्जाम में क्या करेगा वो, आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को देखते हुए इसका पैसिव बना देगा, जबकि इसका थोड़ा सा अलग तरीके से बनता है ये। वो कैसे बनता है कि इसका सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट उठाएंगे, रूल वही है, मैंने कहा कौन सा, ए न्यू एयरपोर्ट। ठीक है, टेंस यहां से आपको पता चल रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए हम हेल्पिंग ऑफ कौन सी, इज एम आर यूज करते हैं। आ न्यू एयरपोर्ट जो कि सिंगुलर है, इसका मतलब आएगा इज। अब हो सकता है आप में से कई तो क्या बनाए कि बीइंग गोन कर दे, तो देखो जी गो का तो यहां संभव ही नहीं है पैसिव बनना एक तरह से ये। तो मैंने कहा बनेगा कैसे फिर ये, इज
गोइंग ऐसे कैसे आएगा? यहां से आपको पैसिव बनाना है, टू बिल्ड का। मैंने कहा जो पैसिव बनेगा ना वो यहां से बनेगा, यानी कि टू बी, और बिल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिल्ट, और देम बाई देम। ये देम वाला जो है ना, ये अगर आपने कहीं पढ़ रखा है तो अभी दिमाग में मत लाना, बोले कि जी बाई देम नहीं होता है, क्या होता है वो लास्ट के अंदर जब सारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा ना, ये तब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे ये। तो फिलहाल ये लिखिएगा। तो बनेगा कैसे, मैं बता दूं आपको कि स्ट्रक्चर अगर हम इसके बनाना चाहें तो इस सेंटेंस के थ्रू हम बना लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी? अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो होगा क्या? सब्जेक्ट होगा प्लस इज, एम, आर, प्लस गोइंग टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हुआ हमारा एक्टिव वॉइस के अंदर। अब इसको बना देते हैं पैसिव की स्ट्रक्चर। तो देखो पैसिव की स्ट्रक्चर क्या बनेगी? ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर इज, एम, आर, प्लस गोइंग टू, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट। तो ये इस तरीके से बनेगा इसका पैसिव। तो ध्यान रखना ये इसमें, मतलब ये पता है इनको चक्कर क्या पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में डालता नहीं है तो पहले ऑप्शन में वो बीइंग वाला कर देगा। इसमें ध्यान रखना बीइंग नहीं आएगा इसमें ये, और जरूरत है भी नहीं है। क्यों? क्योंकि गोइंग के अंदर कॉन्टिन्यूस का सेंस आ रहा है, ये तो हमें नीड है ही नहीं यहां पर। ठीक है, तो ये रूल हुआ हमारा। यानी अब तक हमने इस क्लास में क्या क्या पॉइंट देखा? एक तो हमने देखा प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, उसका कैसे बनाते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लीज और काइंडली को हम हटा देते हैं। फिर हमने दूसरा ये जाना कि इट इज टाइम से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट हो, यानी इट इज टाइम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ होता है तो उसका बनाने का सुंदर तरीका क्या होता है कि इट इज टाइम को आप ऐसे कैसे ऐसे रखेंगे, फिर फोर लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे, और जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसका क्या बना देंगे? टू बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर तीसरा पॉइंट हमने ये जाना कि इज, एम, आर, प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कि इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनको पैसिव में किस तरीके से बदला जाता है ये। तो इनमें क्या करते हैं हम, ये इज, एम, आर, गोइंग टू वाले में ये ऑब्जेक्ट लाते हैं, इज, एम, आर, गोइंग टू ऐसा कैसा रखते हैं ये, और टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाकी रूल वैसे के वैसे ही चलते चलेंगे। यानी ये तीन रूल अब तक हमने आज की क्लास में जाने हैं। आगे वाला रूल जो है वो देखिएगा आप, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव वाले सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। डालिएगा हेडिंग आप ये, इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। ये भी कभी कभार एग्जाम में उठा लेता है। तो बोलेगी जी इसको करे कैसे? पहली चीज तो ये कि इन्फिनेटिव क्या चीज है। आपके दिमाग में किसी के आ रहा है कि ये जो इन्फिनेटिव यहां लिखा है हमने, ये
क्या है इन्फिनेटिव एक तरह से ये, क्योंकि ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, लेकिन नाम ऐसा नहीं लिया मैंने इन्फिनेटिव ये। और उससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर अच्छे खासे एरर पूछे जाते हैं। जिसको शक हो वो जाकर एक बार पेपर, सीजीएल का हुआ हो चाहे सीएचएसएल का हुआ, आप आराम से देखिएगा। उस इस रूल से रिलेटेड जो है ना ये, वो आपको एरर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले आप इन्फिनेटिव का मतलब आप क्या समझते हैं ये, क्योंकि छोटे छोटे क्लासेस में ये चीजें हम पढ़ते हुए आए हैं और हर किसी को ये पता होना चाहिए कि इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है ये। अगर आपको पता चला, अच्छा पता क्यों चलेगा उसके पीछे वजह बता दूं कि आज की क्लास में मैं कई बार यूज कर चुका हूं ये। देखना यह है कि आप में से कौन उस चीज को पहचान पाया है कि इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है ये, क्योंकि मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इससे रिलेटेड जो है एरर के क्वेश्चन अच्छे खासे आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अभी हाल ही के पिछले 4 साल के एग्जाम के अगर पेपर का एनालिसिस किया जाता है तो एरर के जो क्वेश्चन है टेंस से रिलेटेड अच्छे खासे उठ रहे हैं ये। टेंस से रिलेटेड ये, टेंस से रिलेटेड हुआ, इसके अगर बात करें हम इन्फिनेटिव से रिलेटेड हुआ, और भी कुछ पॉइंट है ये, लेकिन इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो थोड़े ज्यादा उठ रहे हैं ये। राजेश भोटिया, आपने जो कमेंट किया वो बिल्कुल सही है। इन्फिनेटिव मतलब कि एक तरह से टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव, जो कि अभी मैंने कहा कि मैं कितनी ही बार यूज कर चुका हूं ये। तो बोले कि जी इसका कैसे बनता है ये, अभी जो आपने पीछे बनाया है ना ये, तो यकीन मानिए इसमें आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, इसमें क्या होता है, रूल हम बाद में बनाएंगे, पहले हम सेंटेंस देख लेते हैं ये। क्योंकि एक्चुअली मैंने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर ये जो मैं लिख रहा हूं, तो ऐसा मत सोचना कि यार सर तो पढ़ाते हैं जी, सर को तो याद होगी ये चीजें सारी की सारी। देखो हम पढ़ाते तो हमें याद है ये, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको कैसे हुई है। आप सेंटेंस का बनाते चलिए, स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक उससे बन जाएगी। यानी आप पीछे से यूं घूमेंगे ना, आंसर जल्दी आएगा। स्ट्रक्चर को रटिएगा मत किसी के अंदर भी ये। तो देखिए, मैंने कहा मैं एक सेंटेंस लिख लेता हूं, और आप बाद में नोट करिएगा, पहले कुछ नोट मत करना ये। मैंने एक सेंटेंस लिखा, I am to help the poor। एक सेंटेंस तो मेरे पास में ये है। दूसरा है I have to help the poor। क्या इन दोनों सेंटेंस में कोई डिफरेंस है मीनिंग में, या दोनों एक ही है? पहला पॉइंट जो है मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूं वो ये है, क्या इन दोनों सेंटेंस के मीनिंग में डिफरेंस है? अगर है तो आप बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस है, किस सेंटेंस का क्या मीनिंग निकलेगा, फर्स्ट वाले का क्या निकलेगा, सेकंड वाले का क्या निकलेगा, ये बताइए। आप चाहे तो मैं एक सेंटेंस और लिख दूं, एग्जाम में पूछा हुआ है, आई हैव टू वॉश माई क्लॉथ्स। मैंने आपके पास में 3 सेंटेंस यहां लिखे हैं, और आपको यह बताना है कि डिफरेंस क्या है इन तीनों के अंदर ये। पैसिव तो आप आराम से बना देंगे, अभी आज वाली क्लास के अंदर जो सीखा है ना हमने, 2 बार सीख ली, वही चीजें यहां अप्लाई हो जाएगी। लेकिन पॉइंट ये है कि मीनिंग क्या निकलेगा जी। बिल्कुल सही। देखो, जब आपके पास में कोई सब्जेक्ट हो और उसके बाद में इज, एम, आर प्लस टू, या यूं कह सकते हैं वाज या वर प्लस टू। हाँ, नहीं करता तो हूं नहीं निकलेगा, करता तो हूं वाला जो है ना वो एम्पेटिक सेंटेंस में निकलता है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में। हाँ, आपने जो दूसरा बताया है वो ऊपर वाले का बता दिया ये। आई एम टू हैव द पुअर का अर्थ निकलता है कि मुझे गरीबों की सहायता करनी है, मुझे गरीबों की सहायता करनी है, ये इसका मीनिंग निकलेगा यहां पर। दूसरे में क्या होगा कि मुझे गरीबों की सहायता करनी पड़ती है, कंपल्सन है यहां पर ये। मैंने कहा पहले का मीनिंग क्या निकलेगा कि मुझे गरीबों की सहायता करनी है। आई एम टू मैक टी, मुझे चाय बनानी है। आई हैव टू मैक टी, मुझे चाय बनानी पड़ती है। ये इनका मीनिंग निकलता है। यानी कि जब आप यहां पर ऐसा देखते हैं, क्या यहां इस जगह
जब भी आप ऐसा देखते हैं, इज एम आर प्लस टू, या यूं कह सकते हैं इज एम आर के अलावा हम कह सकते हैं वॉज वर, और प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं ना, मैंने कहा इस प्रकार के जो सेंटेंस हो, कैसे? सब्जेक्ट हो, अब बोले सर इसको रटे, अरे रटना क्यों यार, दिन में आप कितने सेंटेंस ऐसे बोलते होंगे ये, अरे यार मुझे तो ये काम करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना पड़ता है। मैंने कहा कई बोलते हैं ना ये, बस उसी में ढाल दो इन चीजों को आप, ये तो आप आराम से चीजें सीख जाएंगे ये। तो मैंने कहा सब्जेक्ट हो, उसके बाद में इज एम आर वॉज वर, या प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, इनका हिंदी में मीनिंग क्या निकलता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। जब आप यहां पर इस जगह सब्जेक्ट प्लस, जब आप यहां पर सब्जेक्ट प्लस, यहां अगर आप ये देखते हैं हैज, हैव या हैड, और प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंने कहा प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये, तो मैंने कहा उसका मीनिंग क्या निकलता है कि मुझे करना पड़ता है। हेड वाले में करना पड़ा है, एक तरह से ये हेड वाले में पास्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट की बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि मुझे गरीबों की सहायता करनी पड़ती है ये, तो मैंने कहा ये इसका सेंस निकलता है यहां। तो ये इनमें मीनिंग में फर्क होगा ये। अब बोले कि इनका बनाए कैसे ये, देखो बनाने का सुंदर तरीका क्या है, तो हम एक काम करते हैं, किसी एक को बना लेते हैं और उससे फिर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर बनेगी ये। इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं हम। हाँ, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे, द पुअर, ठीक है। यहां आपको क्या दिख रहा है अभी, एम, यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, यानी आपको यूज करना है इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक। तो मैंने कहा पुअर प्लूरल है ये, तो ये, तो मैंने कहा ये क्या होगा, आर। फिर क्या करेंगे, अभी अगर आपने सीखा होगा गोइंग टू वाला, या यूं कह सकते हैं इट इज ए टाइम प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाला, तो आप इसे भी इजीली कर जाएंगे। कैसे करेंगे, आर टू बी हैव्ड और बाई मी। अब एक काम करिए, इसका बनाओ, सेकंड का आप खुद बनाएंगे, पहले का मैंने बना दिया। देखते हैं सेकंड में आप क्या दिमाग लगाते हैं, और थर्ड का बनाकर दिखाइए। आपके पास में ये दो सेंटेंस लिखे हैं, आप एक बार इनका बनाकर दिखाइए क्या बनेगा, और फिर हम ये देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या बनेगी इसकी, क्योंकि सेंटेंस से स्ट्रक्चर बना देंगे तो वो इजीली दिमाग में घुस जाएगी ये। बताइए, आपके पास में कुछ ये सेंटेंस लिखे हैं, आपको बताना ये है कि इनका कैसे बनेगा जी। आई हैव टू हेल्प द पुअर। बिल्कुल सही है, देखिएगा, द पुअर, इसको लिख देंगे सबसे पहले, प्लूरल है। अब यहां क्या आ रहा, हैव आ रहा, इसका मतलब आप यूज क्या करेंगे, हैज, ना 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 ना, फिर गलती कर गए मेरे भाई, यहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। अच्छा भाई नहीं है, बहन है। अच्छा नहीं, आपका तो सही था, नीतू का ये, रोहित आपका गलत है ये। हाँ, इनका सही था ये, नीतू का सही है। मैंने कहा रोहित जो है आपका, ठाकुर साहब आपका गलत है जी। मैंने कहा ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। अब समझिए इन चीजों को, ये क्या लिखा हुआ है, हैज या हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये। तो मैंने कहा द पुअर, मैंने कहा द पुअर क्या आएगा, फिर वही हैज या हैव में से पुअर के साथ प्लूरल है तो हैव, और इसी का तो पैसिव बनाना है, इसका बना दो यहां से ये, टू बी हैव्ड और बाई मी, ऐसे बनेगा इसका ये जी। राजेश भूटिया बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है आपका। तो मैंने कहा कैसे बनेगा, द पुअर हैव टू बी हैव्ड बाय मी, यानी बनेगा कहां से, इसका पैसिव बनता है यहां से, इस जगह से।
इसका बनता है ये। अब इसका पता है कैसे बनेगा? माई क्लॉथ्स हैव टू बी वॉश्ड बाई मी, वॉश्ड बाई मी। अगर यहां वाज या वर होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां क्या लगा देते हैं हम, वॉज या वर जो भी है, ओवर के साथ वर आता ही है। मैंने कहा यहां हेड होता तो यहां हेड आ जाता अपनी जगह ये। तो ये ऐसे बनेगा इनका पैसिव वॉइस। ये स्ट्रक्चर आप बनाना चाहे तो इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इजीली बना सकते हैं ये। देखिए कैसे बनेगा। अगर मैं एक्टिव वॉइस की बात करूं, एक्टिव वॉइस में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। अच्छा इसका वो भी बन सकता है, फ्यूचर में भी बन सकता है जी ये। अगर यहां सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, अगर ऐसा हो तो ये। हालांकि ऐसे सेंटेंस पूछे नहीं गए, लेकिन मेरा मानना है कि हमें लिख लेना चाहिए। विल हैव या शैल हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो एक्टिव वॉइस की हुई। और पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा कि आप ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे प्लस इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर इनका हम यूज करेंगे। मैंने कहा इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल हैव। मैंने कहा ये शायद पता नहीं कोई किसी एक एग्जाम में पूछा हो, तो मुझे पता नहीं, इसे याद आ रहा है कि इसका पूछा है ये शैल हैव वाला भी। प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये लो जी, ये बन गई स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ये रटने वाली चीज नहीं है ना, मैं इनको रटता हूं ऐसे। मैंने सेंटेंस बनाया, इसका पैसिव ऐसे बनता है और उसी को घुमा दिया और यहां स्ट्रक्चर बना दी गई है। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप भी इनको रटेंगे नहीं कि स्ट्रक्चर नहीं, उसमें पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इज, एम, आर आएगा, फिर टू आएगा, फिर बी आएगा। नहीं, रटना नहीं है। मैंने कहा आप सेंटेंसेस करते चलेंगे करते चलेंगे। ग्रामर को सीखने का सुंदर तरीका यही है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं, कुछ टॉपिक में ट्रिक लगेगी तो वहां ट्रिक लगाएंगे। जैसे प्रेपोजिशन का टॉपिक है ये, फिक्स प्रेपोजिशन आपको याद नहीं होते तो उसमें हम पूरा एक ग्रुपिंग टेक्निक और एक हमारी जो मेमोरी टेक्निक जिस देश जुगाड़ का हम यूज करते हैं वो कैब के अंदर, वो वहां पर हम अप्लाई करते हैं ये। तो जहां जहां नीड होगी वहां वहां हम ट्रिक का भी यूज करेंगे। जहां हमें ऐसा लगता है कि हम इसको प्रैक्टिस करते चलेंगे, उसको वैसे करते चलेंगे। यानी हर टॉपिक को अपना अपना एक अलग अलग हमने अपने हिसाब से सेट कर रखा है ये। ठीक, ठीक है। नोट कर लिए हैं ना? कमेंट आना स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ रह गया हो नोट करने का तो बता देना, नीचे खींच लेंगे, क्योंकि डिजिटल बोर्ड का यही फायदा है। ठीक है, चलते हैं। अब लिखिएगा देयर से स्टार्ट होने वाले, देयर से स्टार्ट होने वाले, ये भी आपको सबको आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आज वाली क्लास में हमने सिस्टम ऐसा सेट किया है कि जैसे कि देखो, हमने एक कौन सा देखा, एक तो हमने देखा वो इट इज टाइम वाला। उसमें भी कैसे बन रहा था, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक फोर जरूर ऐड कर रहे थे वहां पर।
गोइंग टू वाले के अंदर हमने कैसे बनाया, गोइंग टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे बनाया। इन्फिनेटिव वाले में भी हमने ऐसा ही बनाया है, तो क्यों ना हम उसी से रिलेटेड पॉइंट को आगे बढ़ाते चलते हैं और एक लिखते हैं कि देर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। हम पहले एक सेंटेंस का बना लेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर बनेगी ये। देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। देयर इज नथिंग टू वेट फॉर। ये आपके पास दो सेंटेंस है, आप पहले आराम से इनको नोट कर लो। और मैंने कहा पैसिव में रटने की जरूरत नहीं है। जिसको ऐसा लगे, मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि यहां पैसिव किस चीज का बनेगा, आप इतना कमेंट कर दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उसका पैसिव बनाना है। ये अगर आप स्टार्टिंग की क्लासेस को, मतलब आज वाली क्लास को समझते हुए आ रहे हैं, तो आप इसका पैसिव आराम से बना लेंगे। बताइए कहां से बनेगा पैसिव। देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, देयर इज नथिंग टू वेट फॉर। आपको जहां से लगे कि यहां से पैसिव बनेगा, वो कमेंट आपको करना है। ये आज की क्लास से रिलेटेड ही ये पॉइंट सारा चल रहा है। ये कल जब स्टार्ट करेंगे तो हम कल से स्टार्ट कर देंगे आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। और इसके अलावा इंपेरेटिव के अलावा, हाँ अभी वो वर्ब्स वाला बचा हुआ है, एक कॉम्प्लीमेंट वाला बचा हुआ है, अभी है काफी। कल शायद फिनिश हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। यानी कहां से बनेगा पैसिव, जो बनेगा वो आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है कि यहां से निकलेगा पैसिव। बिल्कुल सही है। कहां से निकलेगा, यहां से, इस जगह से निकलेगा पैसिव। ये कैसे करेंगे देखिएगा। देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड। यानी पैसिव कहां से बनेगा, यहां से। इसका बनाना है तो देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग टू बी वेफ्ट फॉर। पैसिव कहां से बनेगा, यहां से ही। तो जब देयर से स्टार्ट होता है कोई सेंटेंस और उसका हमें पैसिव वॉइस बनाना हो, तो कहां से बनाएंगे, उसमें जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी नहीं, ये उसी का पैसिव बनेगा। ये उसी का पैसिव बनेगा वहां से। ये तो ये देयर वाले हो गए। यानी टोटल जो रूल्स है हमारे आज के, अगर बात करें हम, ये तो पहला रूल हमने जाना था कि प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में क्या कर रहे थे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। इट इज टाइम वाले में क्या कर रहे थे, फोर लगा रहे थे, ऑब्जेक्ट लगा रहे थे, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले में कैसे बना रहे थे, इज एम आर गोइंग टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन्फिनेटिव वाले में क्या कर रहे थे, इन्फिनेटिव का ही बनता है वहां, टू प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आती है उसी का बनता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद हमने आज देखा, फिर कौन सा पांचवा रूल जो है इसका, वो है देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं। इसमें भी वही इन्फिनेटिव का ही पैसिव बनाया जाता है। ये शायद मेरे हिसाब से ये पांचों रूल जो है, पांच में से एक को छोड़ दें, प्लीज या काइंडली, जो कि नॉर्मली हर बच्चे को पता। बाकी चार जो है, चारों के अंदर एक ही जगह से हम पैसिव बनाते जा रहे हैं। ये और कहां से, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले पार्ट का। ये तो ये इस तरीके से पैसिव बनता है। ये इसके आगे का पार्ट जो है वो हम करेंगे कल, क्योंकि चक्कर ये है कि पांच रूल बहुत है, ज्यादा दिमाग में कचरा डालने से भी कोई मतलब नहीं है। ये तो कल करेंगे, तो क्योंकि कल ये फिनिश हो चुका होगा, क्योंकि अब इसमें कोई खास ज्यादा रूल बचे नहीं है। एक तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, कल नहीं तो मैक्सिमम परसों तक ये फिनिश होगा। फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम, जो टीसीएस में पूछे हुए लेटेस्ट जो क्वेश्चन है उनकी। ये तो कल मिलेंगे। यहां तक आज के पॉइंट में से किसी को कुछ पूछना हो तो वो देख लीजिएगा, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट जो आपको ऐसा लगता हो कि ये मेरा क्लियर नहीं है, तो मैं उसे दोबारा बता देता हूं जी। बाकी पांच रूल आज हमने जो किए हैं वो सफिशिएंट है इसके अंदर। ये कल करेंगे आते ही हम इंपेरेटिव सेंटेंस
लेट वाले, डू नॉट, डोंट वाले, और फिर उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट वाले करेंगे। मेनली तो वही बचा है इसके अंदर ये। और लास्ट क्लास में करेंगे कुछ स्पेशल केसेज। हाँ, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही क्या बनेगा, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इतना सा ही पॉइंट इसमें याद करने की जरूरत थी और कुछ नहीं था ये। अच्छा, अब तक आपने एक चीज नोट की है क्या? मैंने शुरुआत में एक चीज बोली थी कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या सब में ऐसा ही हो रहा है क्या अब तक? मैंने ये बोला था कि पैसिव मतलब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या सब में ऐसा ही हो रहा है? तो अगर आप देखेंगे तो वाकई में ऐसा ही हो रहा है। किसी में ऐसा लगा हो आपको कि बोले इसमें नहीं हो रहा है, तो कोई बता सकता है ये? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही मतलब एक तरह से पैसिव बन रहा है ये। अब तक तो शायद पांचवी नंबर की क्लास हमारी आ चुकी है, अब तक शायद यही चल रहा है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही चल रहा सब के अंदर ये। आज वाले में आपने इन्फिनेटिव में देखा, सब में सारा वही हो रहा है। बोलेगे जी यू आर रिक्वेस्टेड, उसमें भी वही है। आर क्या है? बी तो है ये। रिक्वेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई है। तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्यों बता रहा हूं पता है? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे, मतलब लिखने वाला सिस्टम नहीं है, आपके ऑब्जेक्टिव है ये। तो ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप एग्जाम में कई क्वेश्चन को आप इसी पॉइंट को देखते ही क्लिक कर देंगे। आप इस पॉइंट को देखते ही क्लिक कर देंगे, ये इसलिए मैंने ये चीज बताई थी ये। अब वो कैसे करेंगे? जब क्वेश्चन करेंगे, सामने आएंगे, तब हम बात करेंगे। सब कुछ क्लियर है? ठीक है, तो मिलेंगे कल हम इसी टाइम पर। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस के साथ कि किस तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनका कैसे बनाया जाता है। तो लगभग मान के चलिए शायद कल हम फिनिश कर लेंगे, ऐसी उम्मीद है शायद ये। तो कल फिनिश हो जाएगा तो फिर परसों इसके हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे टीसीएस वाले की ये। जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, गुड नाइट।